Hello everyone. The topic for today is remedies for breach of contract. As I didn't tell you much about remedies in the last video, discharge of contract. So here I'll be telling about just remedies of contract in this video. And here we are starting. What are the remedies for breach of contract and what is the breach of contract? As I told you in the last video, breach of contract क्या होता है? Breach of contract का मतलब होता है जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ देती है, उसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ देगी तो अग्रीव पार्टी के पास में, इंजर्ड पार्टी के पास में कुछ राइट्स होने चाहिए, कुछ रेमेडीज़ होनी चाहिए, और उन्हीं रेमेडीज़ को हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्जेस द प्रोमिसी फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अग्रीव पार्टी क्या हो जाएगी, अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाएगी और उसके पास कुछ राइट्स आ जाएंगे, कुछ रेमेडीज आ जाएगी अगेंस्ट द पार्टी हु इज ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। At the same time, the law provides certain remedies to the promisee against the promiser to enforce his rights under the contract. कुछ rights होते हैं जिनको आप enforce कर सकते हो उस पार्टी के अगेंस्ट जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। तो उन रेमेडीज़ को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सूट फॉर रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को बीच में कैंसिल कर सकते हैं। यू कैन पुट द कॉन्ट्रैक्ट टू द एंड। ओके, नंबर 2, सूट फॉर डैमेजेस, या फिर आप जितना आपको नुकसान हुआ है, जितना लॉस हुआ है, उसके लिए उसकी डिमांड कर सकते हैं। नंबर 3, सूट फॉर क्वांटम मैरिएट, ये राइट होता है उस पार्टी के पास में जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। अब आप कहेंगे उस पार्टी के पास में भी क्या राइट हो सकता है, तो सूट फॉर क्वांटम मैरिट क्या होता है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ सिर्फ इतना बता देती हूँ कि वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ देती है उसके पास ये राइट होता है कि जितना उसने काम कर लिया है, जितना उसने अर्न कर लिया है, उतना आपको उसे पे करना पड़ेगा। नंबर 4, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर मॉनिटरी अवार्ड या मॉनिटरी कॉम्पनसेशन सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है जितना आपको नुकसान हुआ है उसके लिए, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करने के लिए भी सामने वाली पार्टी को फोर्स कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन एक ऑर्डर होता है कोर्ट का, जिससे कोर्ट किसी पार्टी को कुछ पर्टिकुलर कुछ काम करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को तोड़ने के लिए रोक सकती है, उन्हें प्रोहिबिट कर सकती है। ओके, सो हियर वी आर डिस्कसिंग रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन क्या होता है? अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है तो सामने वाली पार्टी के पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो कोई एक्शन नहीं लेगा, मतलब अगर मुझे डैमेजेस नहीं हुए हैं तो मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहूँगी, मैं घर पे बैठ के आराम से अपना नेक्स्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रही होंगी या कोई और काम कर रही होंगी। लेकिन अगर मुझे उससे डैमेजेस होते हैं, नुकसान होता है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट को लीगली रिसेंड करूँगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करने से पहले मेरे पास कोई भी राइट नहीं आएगा अगेंस्ट द पार्टी हु इज़ ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करूँगी, कैंसिल करूँगी। कैंसिल करने के बाद ही मैं अपनी सारी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाऊँगी और मेरे पास आपके अगेंस्ट राइट्स आ जाएंगे। When promisor makes a breach of contract, the promisee may rescind the contract. Consequently, the injured party is discharged from all the obligations under the contract. As I told you, सारी obligations से discharge हो जाएगा। He is also entitled to claim compensation of damages caused to him due to the non-performance of the contract, और इसके अलावा जितने damages हुए उनके लिए मैं claim कर पाऊँगी। इफेक्ट ऑफ रेसिशन, रेसिशन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला रेस्टिट्यूशन, जो बेनिफिट आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिए हैं सामने वाली पार्टी से, उन बेनिफिट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। एंड द सेकेंड वन इज़ राइट टू कॉम्पनसेशन ऑफ डैमेजेस। इसके अलावा जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उन डैमेजेस को कंपनसेट करवा सकते हैं दूसरी पार्टी के पास, पार्टी से, ये आपके पास एक राइट होता है। सूट फॉर डैमेजेस, डैमेजेस क्या होता है, मॉनिटरी अवार्ड है, मॉनिटरी कॉम्पनसेशन है, जितना नुकसान हुआ उसके लिए सामने वाली पार्टी आपको कंपनसेट कर देगी। डैमेजेस आर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन पेबल टू द इंजर्ड पार्टी बाय द पार्टी एट डिफॉल्ट फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपको एक्चुअली वो लॉस होना ज़रूरी है। अगर आपने लॉस को बियर नहीं किया है, सफ़र नहीं किया है, तो फिर आपको डैमेजेस, आप डैमेजेस के लिए सू नहीं कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। जो अमाउंट होती है डैमेजेस की वो कौन डिसाइड करता है, कोर्ट डिसाइड करती है। कुछ डैमेजेस ऐसे भी होते हैं जो पार्टीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो उनको उसी टाइम डिसाइड कर लेती है। ओके, कि कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमें इतना नुकसान हो सकता है, ये हमारा प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस होते हैं, उनको लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है। नंबर 3, द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट टू पनिश। यहाँ पे डैमेजेस का आपको जो राइट दिया गया है डैमेजेस के लिए सू करने का, वो राइट इस इंटेंशन से नहीं दिया है कोर्ट ने कि वो जो पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है कोर्ट उनको पनिश करना चाहती है, बल्कि कोर्ट का इंटेंशन, लॉ का इंटेंशन ये है कि जिस पार्टी को लॉस हुआ है बस आप उसको कंपनसेट कर दोगे, हमें आपको पनिश नहीं करना है।
Where monetary compensation is not an adequate remedy for breach of contract, damages are not awarded by the contract. जहाँ पे monetary award sufficient नहीं है, उससे आपकी भरपाई नहीं हो रही है लॉस की, तो फिर क्या कर सकता है कोर्ट? आपको monetary award के लिए, monetary compensation के लिए आपको राइट नहीं देगा, उसकी जगह पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने का राइट दे देगा. रूल्स एज टू पेमेंट ऑफ डैमेजेस. नंबर 1, नेचुरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस. एक्चुअल डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस, नेचुरल डैमेजेस एक ही होते हैं, यानी जो नुकसान आपको एक्चुअली हो गया है उसकी भरपाई आप करवा सकते हैं सामने वाली पार्टी से. नंबर 2 है स्पेसिफिक डैमेजेस इफ द पार्टीज हैड नॉलेज. ये था नेचुरल डैमेजेस जो एक्चुअल डैमेजेस हो जाते हैं. स्पेशल डैमेजेस स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में होते हैं, स्पेशल सिचुएशंस में होते हैं, ओके. और बहुत कम सिचुएशंस में जो स्पेशल रिलीफ एक्ट बना हुआ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके अकॉर्डिंग कुछ सिचुएशंस ऐसी बताई गई है जिनमें आपके पास एक राइट होता है स्पेशल डैमेजेस के लिए आप सू कर सकते हैं, ओके. लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक तो जो रीज़न है, आपको जो लॉस हुआ है, ठीक है, उसके पीछे जो रीज़न था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पीछे या लॉस के पीछे जो रीज़न था वो डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए. एंड नंबर 2, जो स्पेसिफिक कंडीशंस थी, स्पेसिफिक सर्क्यूमस्टेंसेस थी, वो पार्टी को पता होनी चाहिए. यानी आपने उस पार्टी को अगर इंटीमेट नहीं किया था स्पेशल सिचुएशन के बारे में, स्पेशल सर्क्यूमस्टेंसेस के बारे में, तो वो पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ब्रीच पे कर देती है तब भी आपको स्पेसिफिक डैमेजेस नहीं देगी. एग्जाम्पल के लिए, एक टेलर एक स्विंग मशीन ऑर्डर करता है और ऑर्डर करने के पीछे और कुछ मटेरियल ऑर्डर करता है, आपसे मंगवा रहा है वो, और उसके पीछे अभी उसका इंटेंशन ये है कि एक फेस्टिवल आ रहा है और उस फेस्टिवल में अच्छा खासा अर्न करना चाहता है, बहुत सारे ऑर्डर्स है उसके पास में, ठीक है. उसने आपको ये नहीं बताया था कि उसका इंटेंशन है फेस्टिवल पे कुछ फेस्टिवल के लिए ज़्यादा अर्न करने के लिए वो इतनी जल्दी स्विंग मशीन डिलीवर करने के लिए कह रहा है, या जो स्पेसिफिक सर्क्यूमस्टेंस था, जो स्पेसिफिक कंडीशन थी, उसने आपको डिस्क्राइब नहीं की है, ओके. और आप उसको स्विंग मशीन अगर टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते हैं, आपने डिलीवर करने से मना कर दिया, यू आर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट. अब वो जो पार्टी है, टेलर है, वो आप पे सू करता है कि आपने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी वजह से उनको स्पेसिफिक नुकसान हुआ, स्पेसिफिक डैमेजेस हुए जिनकी भरपाई आप करेंगे. आपने आर्ग्यूमेंट दिया, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट दिया कि मुझे स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बताया नहीं गया था, मुझे नहीं कहा गया था कि किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए आप स्विंग मशीन को ऑर्डर कर रहे हैं, इस इंटेंशन से ऑर्डर कर रहे हैं कि आप ज़्यादा अर्न कर पाएंगे इस फेस्टिवल पे, ओके. तो अगर आपने वो स्पेसिफिक कंडीशन उनको इंटीमेट नहीं की है, नहीं बताई है, या फिर जो रीज़न था लॉस का वो अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है, तो फिर आप स्पेसिफिक डैमेजेस के लिए सू नहीं कर पाएंगे, वो आपको कंपनसेट नहीं करेंगे. नंबर 3, नो कॉम्पनसेशन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस. अगर डायरेक्ट कोई रीज़न था तो मिलेगा, इनडायरेक्ट और रिमोट रीज़न था लॉस के पीछे तो फिर आपको जो कॉम्पनसेशन है वो नहीं मिलेगा. नंबर 4, कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आपके पास एक राइट आ जाता है डैमेजेस के लिए, आप सामने वाली पार्टी आपको कॉम्पनसेट करेगी, आप उन पे सू कर सकते हैं. वैसे ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनके पास भी राइट होता है डैमेजेस के लिए सू करने का. नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं, जहाँ पे एक्चुअली कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन कोर्ट फिर भी कुछ नॉमिनल डैमेजेस आप पे लगा देती है, यानी नॉमिनल डैमेजेस अवॉर्ड करती है, वो इसलिए ताकि पार्टी बार बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना करे. नेक्स्ट, पार्टी मस्ट हैव एक्चुअली सफर्ड लॉस, एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, कि बहुत ज़रूरी है कि पार्टी को एक्चुअली लॉस हुआ है. अगर लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर वो डैमेजेस के लिए सू नहीं कर सकती है. पार्टी मस्ट हैव एक्चुअली सफर्ड लॉस. देन प्यूनिटिव एंड एग्जेम्पलरी डैमेजेस. प्यूनिटिव मैंने आपको बताया था कि यहाँ कोर्ट का इंटेंशन आपको पनिश करना नहीं है, कोई एग्जाम्पल सेट करना नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे प्यूनिटिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस लगते हैं. प्यूनिटिव डैमेजेस यानी पनिश करने के इंटेंशन से, और एग्जाम्पलरी मतलब फॉर सेटिंग द एग्जाम्पल्स. इस तरह के डैमेजेस किन कंडीशंस में लगते हैं, अगर आप शादी का कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ देते हैं, अगर आपने किसी के चेक को डिसऑनर कर दिया, बाउंस हो गया अगर चेक, इन कंडीशंस में जब रेपुटेशन का लॉस होता है तो फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस या प्यूनिटिव डैमेजेस लग सकते हैं. लेकिन चेक बाउंस होने के लिए जो डैमेजेस डिमांड कर सकता है वो सिर्फ बिजनेसमैन ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता. नेक्स्ट, डैमेजेस अग्रीड इन एडवांस.
या फिर मैंने आपको जो बताया था लिक्विडेटेड डैमेजेस भी होते हैं, जो आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा था, प्री एस्टिमेटेड था, ओके, एक्सपेक्टेड था, लेकिन हमारा जो लॉ है वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है लिक्विडेटेड डैमेजेस को लेके। हमारा जो कोर्ट है वो जनरली अवॉर्ड करता है एक्चुअल और नेचुरल डैमेजेस को। द प्रूफ ऑफ डैमेजेस, किस पे बर्डन होगा कि डैमेजेस को प्रूव करना है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि एक्चुअली डैमेजेस हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि वो पार्टी जो क्लेम कर रही है डैमेजेस के लिए उसे ही प्रूव करना होगा विद द एविडेंस कि उसको एक्चुअली इतना लॉस हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला, एज आई टोल्ड यू, ऑर्डिनरी डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो एक्चुअली सफ़र करती है पार्टी। लिक्विडेटेड डैमेज वो डैमेज होता है जो पार्टीज़ ने पहले से सोच रखा होता है, प्री एस्टिमेटेड जो डैमेजेस होते हैं या जो एक्सपेक्टेड डैमेजेस होते हैं जो एक्चुअली हो सकते हैं व्हेन अ पार्टी ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। डैमेजेस विच आर फेयरली और रिजनेबली कंसिडर्ड एज अराइजिंग नेचुरली फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये है ऑर्डिनरी डैमेजेस जो एक्चुअली हो जाते हैं, जो पार्टी सफ़र करती है, जो पार्टी बियर करती है। अमाउंट ऑफ फेयर एंड जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबल डैमेजेस विच आर लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रोबेबल डैमेजेस है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ओके। नंबर 2, दीज डैमेजेस अराइज ओनली ऑन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये डैमेजेस वो है जो एक्चुअली जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा तब होगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस आर द अमाउंट ऑफ प्रोबेबल लॉस इन द ओपिनियन ऑफ द पार्टीज दैट में रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द थर्ड पॉइंट इज दीज आर कैलकुलेटेड ओनली व्हेन द एक्चुअल डैमेजेस आर सफर्ड। ऑर्डिनरी जो डैमेजेस होते हैं आप उनको तभी कैलकुलेट करेंगे जब एक्चुअली आपको लॉस होगा। एक्चुअली अगर आप किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आपको नुकसान हुआ, फिर आपने उनको कैलकुलेट किया कि मुझे इतना लॉस हुआ, तो उन लॉस को, उन डैमेजेस को कहते हैं एक्चुअल डैमेजेस और नेचुरल डैमेजेस और ऑर्डिनरी डैमेजेस। जबकि लिक्विडेटेड डैमेजेस को कब कैलकुलेट किया जाता है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को बनाया उसी टाइम पे आप उनको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं कि हमको मैक्स इतना हमको लॉस हो सकता है, तो आपके प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस होते हैं। then these are actual amount of damages which injured parties entitled to claim, and liquidated damages are estimated maximum amount of, as I told you कि maximum amount है damages की, कि इससे बाहर हमको damages नहीं होंगे, इससे ज़्यादा damages नहीं होंगी। maximum amount है हमारे damages की जो हमको breach की condition में हो सकते हैं। suit on quantum merit, the next remedy सूट ऑन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है, क्वांटम का मतलब होता है क्वांटिटी एंड मेरिट का मतलब होता है वर्कड और डन और अर्नड। जितना काम आपने कर लिया है, ओके, जितना आपने अर्न कर लिया है उसके लिए आप सू कर सकते हैं। ये राइट होता है उस पार्टी के पास में जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्या कंडीशन। सबसे पहला, वो पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, ऐसी कोई रीज़न की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है जो मेरे कंट्रोल से बाहर था, ठीक है, और मैं एट डिफ़ॉल्ट नहीं हूँ, यानी मेरी गलती से कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटा है, तो ही मैं क्या कर सकती हूँ, क्वांटम मेरिट के लिए सू कर सकती हूँ। तो द फ्रेज क्वांटम मेरिट मीन्स एज मच एज मेरिटेड और एज मच एज अर्न। दिस डॉक्ट्राइन implies that a party is entitled to claim payment as much as an amount he has earned. इट इज़ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडी रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मैंने आपको बताया था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे पार्टीज अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती है, अपने हिसाब से टर्म्स नहीं रखती है, ओके, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनते हैं। दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इम्पोज बाय द लॉ, इम्पोज बाय द कोर्ट, ओके। तो क्वांटम मेरिट का जो राइट है, जो रेमेडी है, ये भी हमको किसने दी है, ये हमको कोर्ट ने दी है। और किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। राइट ऑफ रेमेडी टू क्वांटम मेरिट इज़ अवेलेबल अंडर एनी ऑफ द टू कंडीशन। दो सर्क्यूमस्टेंसेज में ही आपके पास क्वांटम मेरिट की का जो राइट है वो अवेलेबल होगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपने जो ब्रीच किया है वो कब किया है, आपके परफॉर्मेंस का जो कोर्स चल रहा था उसके बीच में अगर आपने ब्रीच किया है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया था कि ब्रीच भी दो तरह का होता है। अगर आप मैंने आपको बताया था टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आप ड्यू डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, ड्यू डेट पे मना कर देते हैं परफॉर्मेंस करने से, तो अगर आपने परफॉर्मेंस के कोर्स में कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ब्रीच कर दिया है तो आपके पास क्वांटम मेरिट, यानी कुछ परफॉर्मेंस आपने दे दी थी और कुछ बाकी है, तो क्वांटम मेरिट का राइट आपके पास होगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि परफॉर्मेंस देने के पीछे आपका इंटेंशन वो परफॉर्मेंस ग्रेजुटसली देना नहीं था, यानी आप जो काम कर रहे थे वो नॉन ग्रेजुटसली कर रहे थे, फॉर सम कंसिडरेशन आप वो काम कर रहे थे, ओके। When a contract is discharged by breach during the course of its परफॉर्मेंस के कोर्स के बीच में आपने ब्रीच किया है। एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हेन अ पार्टी डज समथिंग फॉर अनदर नॉट इंटेंडिंग टू डू ग्रेजुटसली एंड द अदर पार्टी एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ द एक्ट। इसके अलावा आपने ग्रेजुटसली काम नहीं किया,
आप कंसिडरेशन के लिए कर रहे थे और उस पार्टी ने आपकी परफॉर्मेंस को एंजॉय भी कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, जितना आपने काम कर दिया है उसकी आप डिमांड कर सकते हैं। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, आप कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं, ओके, और आपने जितना काम कर दिया एग्जांपल के लिए 50% आप काम कर चुके हैं, उसके बाद में किसी और रीज़न की वजह से पीछे से माल सप्लाई नहीं हो रहा है, सीमेंट नहीं आ रही है, फिर किसी और रीज़न की वजह से अगर बीच में ही आपको ये कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ता है, ओके, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसके लिए आपने जितना काम कर दिया है उसके लिए आप क्वांटम मेरिट के लिए सू कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉस्ट लग चुका है, आपकी एनर्जी लग चुकी है, आपका टाइम लग चुका है, आपका मनी इसमें बहुत इन्वेस्ट हो चुका है, तो आपके पास एक राइट होगा क्वांटम मेरिट का। केसेस एंड कंडीशंस, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय ब्रीच। नंबर 2, व्हेन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। एक और चीज़, अगर आपका परफॉर्मेंस देने के बाद में वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वॉइड हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास राइट होगा कि नहीं होगा, यानी जिस ज़मीन पे आपने कंस्ट्रक्शन किया वो ज़मीन किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है, यानी जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था कंस्ट्रक्शन के लिए उसकी जगह किसी और के नाम पे अगर वो ज़मीन रजिस्टर्ड है, तो क्या आप क्वांटम मेरिट के लिए सू कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कॉस्ट लगा दी, मनी लगा दी, अपनी एनर्जी लगा दी, अपना टाइम लगा दिया, आपने यू हैव अर्न टू सम एक्सटेंट, ओके, तो उसके लिए आपके पास राइट होगा क्वांटम मेरिट का। नेक्स्ट, व्हेन समथिंग डन और थिंग्स सप्लाइड नॉन ग्रेचुटसली, एज आई टोल्ड यू कि आपका इंटेंशन था कि आप क्या कर रहे हैं, नॉन ग्रेचुटसली काम कर रहे हैं, ग्रेचुटसली नहीं कर रहे हैं। व्हेन समथिंग डन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बट कंसिडरेशन नॉट फिक्स्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं लेकिन कंसिडरेशन वहाँ फिक्स नहीं होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट कंसिडरेशन फिक्स कर दिया जाता है। आपने टैक्सी को हायर कर लिया लेकिन फेयर डिसाइड नहीं किया, दोनों ने, ना टैक्सी वाले ने बात करी ना आपने बात करी, और अगर इस तरह के केसेस कोर्ट में जाते हैं, जनरली नहीं जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह के केसेस कोर्ट में जाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट कोर्ट उसका डिसीजन दे देता है। व्हेन पार्ट परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वांटम मेरिट वहीं पॉसिबल होगा, वहीं आपके पास राइट होगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, अगर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है जो डिविजिबल है, ओके। अगर वो डिविजिबल नहीं है तो फिर आपके पास क्वांटम मेरिट का राइट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी की पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हैं, बदले में कंसिडरेशन आपको मिलने वाला है, आपने आधी पेंटिंग ड्रॉ करके उनको दे दी या बीच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मतलब आपने पेंटिंग करते करते बीच में रोक दिया और आप वहाँ से जाने लगे, मतलब आपने इम्प्लाइड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। इसके लिए आपको क्वांटम मेरिट के लिए आपका राइट आपके पास होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस थी वो डिविजिबल नहीं थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस की डिमांड करना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड करना होता है। तो बहुत लिमिटेड ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ आपके पास राइट होंगे। दिस रेमेडी इज अवेलेबल अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। Number 2, specific performance means the performance of contract as per the terms of the contract. Number 3, the court may be an order direct by the party at the fault to perform a contract as per the terms of the contract. आपसे कोर्ट कहेगा कि जैसे टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। कोर्ट के पास ये लास्ट रेमेडी होती है। पहले कोर्ट कोशिश करता है कि आपको डैमेजेस से, ठीक है, आपको जितना लॉस हुआ वो उसको आपको उस लॉस से कंपनसेट करवा के जो आपका केस था उसका वहीं सेटलमेंट हो जाए। लेकिन अगर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, मॉनेटरी अवार्ड इनफ नहीं होता है, सफिशिएंट नहीं होता है, तो जो कोर्ट के पास लास्ट रेमेडी बचती है वो होती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। जनरली द कोर्ट में इन्फोर्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, जहाँ पे जितना नुकसान हुआ उसको मेजर करने के लिए आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं है। और दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो नुकसान हुआ, जो आपको लॉस हुआ है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन या मॉनेटरी रिलीफ अगर आपको मिल जाता है, मॉनेटरी अवार्ड आपको मिल जाता है, तो उसके लिए इनफ नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। इन दोनों कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी आपने 100% दे दिया, आप यानी आपके पार्ट पे जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस थी आपने उसको परफॉर्म कर दिया है, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। Party seeking specific performance must have performed all the terms of the contract as the time of bringing the action for specific performance. The following contracts can't be specifically enforced. Number 1, कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं? सबसे पहला, व्हेन द मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इज एडिक्वेट, जहाँ पे अगर आपको डैमेजेस मिल रहे हैं, अगर आपको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिल रहा है वो इनफ है जितना लॉस हुआ उसके लिए, तो आप डिमांड नहीं कर सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। नंबर 2, वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिटी ऑफ द पार्टीज, या फिर एग्जाम्पल के लिए
कुछ पर्सनल मैंने आपको बताया था पर्सनल स्किल्स या पर्सनल क्वालिटीज़ के बेसिस पे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, जहाँ पे पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। किसी से डांस करवाना है, किसी से सिंगिंग के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब उनको कॉन्सर्ट पे बुलाया है, उसकी डेथ हो जाती है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप उनको फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी। Number 3, where the performance of contract is dependent on the personal quality of the contract. Number 3, where the contract is not certain, अगर contract certain नहीं है तो, अगर where the contract is inequitable to the either party, injustice होता है अगर किसी एक पार्टी के साथ में, where one of the parties is a minor, अगर एक पार्टी माइनर होती है, और लास्ट है अगर कंपनी के कंट्रोल से बाहर कोई एक्ट होता है, अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट करने का राइट नहीं है। सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, इंजंक्शन एक ऑर्डर होता है कोर्ट का, जहाँ कोर्ट प्रोहिबिट कर देती है किसको, आपने अगर बार बार कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को ब्रीच किया है तो कोर्ट क्या करती है, आप एक प्रोहिबिशन लगा देती है ताकि आप बार बार कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को ब्रीच ना करें, बार बार जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उस एक्टिविटी को ना करें, इसके लिए आप पे रोक लगा दी जाती है। इंजंक्शन इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट प्रोहिबिटिंग अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट from doing a particular thing or from doing something against the terms of the contract. Number 2, the court generally grant interaction in the following cases. क्योंकि इंजंक्शन जो टर्म होता है ये कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में बहुत नेगेटिव टर्म होता है, ओके, तो जनरली बहुत इजीली हमारा जो कोर्ट है वो इंजंक्शन को इशू नहीं करता है, कुछ ही केसेस में करता है। सबसे पहला, इन केस ऑफ क्लियर नेगेटिव स्टिपुलेशन, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल क्लियर नेगेटिव स्टिपुलेशन था कि आप ये काम नहीं करेंगे, और फिर भी जो दूसरी पार्टी अगर वो टर्म्स के अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या करता है, इंजंक्शन को इशू कर देता है। और दूसरा, जहाँ पे इनफर्ड नेगेटिव स्टिपुलेशन है, यानी क्लियर नहीं लिखा गया कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, 1 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ है, हमारे अलावा आप किसी के साथ काम नहीं करेंगे, ये तो क्या था, ये क्लियर नेगेटिव स्टिपुलेशन था। इनफर्ड मतलब आपने ये कहा कि 1 साल तक मेरा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है और मैं सारा का सारा जो सामान है वो आपकी दुकान से खरीदूंगी। इसका इनडायरेक्ट इम्प्लाइड मीनिंग क्या निकला कि मैं किसी और से कुछ सामान नहीं खरीदूंगी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव स्टिपुलेशन नहीं है लेकिन इनफर्ड नेगेटिव स्टिपुलेशन है। तो उन कंडीशंस में भी कभी कभी कोर्ट क्या करती है, इंजंक्शन का ऑर्डर इशू कर देती है। तो ये सारे रेमेडीज़ थे जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में पार्टीज़ के पास होते हैं। सिर्फ एक वो जो हमने क्वांटम एरियट पढ़ा था वो ऐसा राइट है, वो सू करने का अकेला ऐसा राइट है जो उस पार्टी के पास होता है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है। बाकी सारी जो रेमेडीज़ है ये अग्रीव पार्टी की है, वो पार्टी की है जो इंजर्ड पार्टी है। आई होप आपको अब रेमेडीज़ का टॉपिक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।